हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। आज हम जस्टिस के बारे में जानते हैं। जस्टिस जो कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है और ये पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए काफ़ी रिलेवेंट है और यूपीएससी एक बार बार इससे क्वेश्चन पूछती है। और फिर हम लोग आगे चलकर फिर जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो क्रिटिसिज्म है, कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम लोग आज जो हमने लेक्चर डिजाइन किया है उसके बारे में एक मैं ओवरव्यू आपको दे दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग मीनिंग एक जानते हैं कि आखिर एक लेमन टर्म्स में कि क्या जस्टिस होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रीक पर्सपेक्टिव क्या है जस्टिस के बारे में, क्योंकि जो पोल साइंस का जो शुरुआत माना जाता है, ओरिजिन माना जाता है, वो वेस्टर्न थिंकर से माना जाता है और वो ग्रीक थिंकर से माना जाता है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल से, यानी कि प्लेटो और अरस्तु से। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि रॉल्स ने क्या इसके बारे में बोला है जस्टिस के बारे में। और रॉल्स की थ्योरी इतनी ज़्यादा रेलेवेंट है कि ये आपके जीएस पेपर 4, एसे राइटिंग एंड पीएसआईआर जिनका ऑप्शनल है, उन सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट में जाकर फिर हम लोग उसकी क्रिटिसाइज करेंगे, जो कि रॉल्स की थ्योरी को जो क्रिटिसाइज किया गया है कम्युनिटेरियन क्रिटिक के द्वारा, जिसमें माइकल वॉल्जर हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं रॉल्स की थ्योरी को। और फिर बाद में फिर हम लोग अमर्त्य सेन की भी व्यूज़ जानेंगे जस्टिस के बारे में। तो काफ़ी ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है फ्रेंड्स। आप ये लेक्चर को पूरी तरह से देखें, पूरा वीडियो देखें। और यूपीएससी के लिए तो समझिए कि ये जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आज के लेक्चर में 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जस्टिस से, जो कि रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस से, उससे भी डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जस्टिस होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जस्टिस, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले शायद कोर्ट आता होगा, लोअर्स कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अपर कोर्ट, यानी कि जो कि सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जस्टिस इज़ नॉट लिमिटेड टू जुडिशियरी। जस्टिस का मतलब ही होता है कि ये हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द्वारा ये पूरा आपस में कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। सोसाइटी की फॉर्मेशन इसी वजह से हुई थी कि जस्टिस को के अवेलेबल कराया जाए लोगों को, क्योंकि लोगों में अगर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो वो रिवॉल्ट करेंगे और एक पीसफुल सोसाइटी नहीं हो पाएगी। तो फॉर द हार्मनी एंड द बैलेंसिंग ऑफ द सोसाइटी जस्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। और जस्टिस को सिर्फ जुडिशरी तक हम लिमिट नहीं रखेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो स्टेट फॉर्म होता है, ये सब जस्टिस को ही इस्टेब्लिश करने के लिए ये हम लोग फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। तो देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस, आप सिलेबस में भी देखिए कि सिलेबस क्या है हमारे जो पीएसआईआर का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो थर्ड टॉपिक है वो जस्टिस है। जस्टिस में दिया गया है कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस। तो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ग्रीक का देखेंगे, यानी कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल। उसके बाद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी। फिर हम रॉल्स थ्योरी के बारे में जानेंगे कि रॉल्स ने क्या जस्टिस के बारे में बोला। और कम्युनिटेरियन क्रिटिक है। तो हम लोग बिल्कुल ही सिलेबस को स्टिक होकर चल रहे हैं। तो इसलिए आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप वीडियो को पूरी तरह से देखें। और इस वीडियो के देखने के बाद जस्टिस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी और आपके पास एक बेस तैयार हो जाएगा जस्टिस के बारे में। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो ग्रीक थिंकर जो इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है प्लेटो। प्लेटो की जो बुक है वो है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में उन्होंने क्या किया कि जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। और वो किस बेसिस पर डिवाइड किया? तो उनके जो ह्यूमन ट्रेट्स है, उन्होंने बोला कि ह्यूमन ट्रेट में डोमिनेंट कैरेक्टर, 3 डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक डिज़ायर, एक हो गया डिज़ायर, और डिज़ायर को ही मतलब कि उन्होंने बोला कि एपेटाइट, और एक हो गया इमोशन, और एक हो गया नॉलेज, यानी कि 3 ट्रेट अगर जिस भी क्लास में या जिस भी व्यक्ति में ये तीनों करेक्टर में से जो डोमिनेंट होगा वो उसके वर्च्यू के रूप में इस्टेब्लिश होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप में डिज़ायर ज़्यादा है, यानी कि एपेटाइट ज़्यादा है फॉर द मनी, तो आप कौन से क्लास के लिए फिट होगे? आप ट्रेडर्स क्लास के लिए फिट होगे।
ये मैं नहीं कह रहा, ये प्लेटो कह रहे हैं कि अगर आप में डिज़ायर ज़्यादा है और आप में एपेटाइट ज़्यादा है तो यू आर फिट फॉर द ट्रेडर्स क्लास, यानी कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। फिर सेकंड में बोलते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो इमोशंस है। अगर किसी में डोमिनेंट कैरेक्टर इमोशन है, डोमिनेंट ट्रेट इमोशन है, तो और ये इमोशंस का क्या है, इसका जो वर्च्यू एस्टेब्लिश होगा वो है करेज, यानी करेजियस हो गए। तो जो करेज जिसके पास ज़्यादा है वो किस क्लास के लिए फिट है, सोल्जर क्लास के लिए, यानी आर्मीज में, दे आर फिट फॉर द आर्मी। और थर्ड जो इन्होंने बोला कि जिसमें नॉलेज है और जिसमें विजडम जो वर्च्यू है, अगर ये डोमिनेट कैरेक्टर किसी में है तो ही विल बी द फिट फॉर द फिलोसफर। और उन्होंने एक फिलोसफर किंग की बात की थी। ये आखिर ये तीनों चीज़ को इस्टेब्लिश क्या करना चाहते थे ये तीनों क्लास से, ये तीनों क्लास को इसलिए इन्होंने डिवाइड किया कि जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए। कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बोला कि नो विल इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ ईच अदर, मतलब कि जो ट्रेडर क्लास है वो सोल्जर क्लास के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो सोल्जर क्लास है वो फिलोसफर के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। सबका क्लियर कट डिमार्केशन है फंक्शन का। नो बडी इज गोइंग टू इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ एनी वन, समझ रहे हो। यानी उन्होंने एक बॉडी को, अपने बॉडी की, ह्यूमन बॉडी का उन्होंने एनालॉग दिया था। ह्यूमन बॉडी में जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हैंड है और ये आइज है, तो हैंड जो है, हैंड का जो फंक्शन होता है वो हैंड ही करता है, ना कि आई करता है। यानी आई जो है, आइज जो हैं वो हैंड्स के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसी तरह से इन्होंने बोला कि बॉडी को अगर हम एक सोसाइटी माने और इसके पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट क्लासेस माने, तो एक डिफरेंट क्लासेस को एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे तो जस्टिस इस्टेब्लिश होगी सोसाइटी में, और वो सोसाइटी जस्ट सोसाइटी होगी, लोगों को एक जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये प्लेटो का कहना था। आगे देखते हैं एरिस्टोटल, जो उनके डिसाइपल हुए, उनके शिष्य हुए, अरिस्टोटल क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में। तो अरिस्टोटल ने जस्टिस को, जो अरस्तु भी हम लोग इनको बोलते हैं, जस्टिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस एंड रेसिप्रोकल जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, उन्होंने बोला कि जो अकॉर्डिंग टू मेरिट आपको एलोकेशन ऑफ वेल्थ होगा, एलोकेशन ऑफ लैंड से जो भी डिविजिबल जो चीज़ें हैं सोसाइटी में आप देख रहे हो, तो उसको कैसे डिवाइड किया जाए कि अकॉर्डिंग टू आपकी मेरिट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि आपकी में कैपेबिलिटी नहीं है और आप उसके लायक बन जाओ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक बात बोला उन्होंने, एरिस्टोटल ने। फिर वो बोलते हैं कि करेक्टिव जस्टिस होना चाहिए। करेक्टिव जस्टिस का मतलब कि अगर कोई किसी का कुछ डैमेज करता है, किसी आदमी का, या किसी को वो हार्म पहुंचाता है, तो जुडिशियरी जो है वो क्या करेगी, पनिशमेंट देगी। या कोई अच्छा काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन, मतलब कि अवार्ड मिलेगा। तो ये जो ऑफेंडर हैं उनको क्या दिया जाएगा, जो ऑफेंस करेगा उसके लिए पनिशमेंट है, और जो विक्टिम होंगे उनको कंपनसेट किया जाए। तो है ना कि जस्टिस, यही तो हम देखते हैं आज की भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी। क्या देखते हैं कि जस्टिस ऐसे ही दिया जाता है, जैसे कि हम जुडिशरी के पास जाते हैं, अगर कोई विक्टिम है वो अपनी शिकायत लेकर जाता है तो वहाँ पे जजेस उसकी बात सुनते हैं, और अगर कोई जो ऑफेंडर है उसको क्या किया जाता है, सज़ा दिया जाता है। तो ये करेक्टिव जस्टिस हुआ, और ये एरिस्टोटल भी इस चीज़ को मानते हैं कि करेक्टिव जस्टिस। फिर वो बोलते हैं कि अगला जो है वो रेसिप्रोकल जस्टिस। रेसिप्रोकल जस्टिस में उन्होंने बोला कि फेयर एक्सचेंज होना चाहिए, अनफेयर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। आप बताओ कि अगर मान लो कि आप किसी को डायमंड देते हो और वो आपको 2 रुपया या फिर 10 रुपया या मान लो कि 1000 रुपया, कोई भी एक अपने अकॉर्डिंग आप एक सम अमाउंट ले लो, तो उस अमाउंट को वो देगा, क्या ये फेयर एक्सचेंज होगा? नहीं होगा ना। या फिर किसी ने हीनियस क्राइम किया है और उसको बस ये छोड़ के बोल दिया जाए, एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, तो क्या ये फेयर एक्सचेंज होगा? आप ही बताओ, नहीं होगा ना। तो ये क्या बोलते हैं कि जस्टिस के लिए फेयर एक्सचेंज भी होना चाहिए। और जब फेयर एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, इनजस्टिस ही हम बोलेंगे कि भाई कि उसने तो तुम्हारा इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया, हमारा इतना ज़्यादा डैमेज किया, उसके बिहाफ पे उसको सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ दिया गया। तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी है, मुझे इंसाफ चाहिए। और इसी की बात अरिस्टोटल कर रहे हैं। तो आपने क्या समझा कि अरिस्टोटल ने क्या किया, जस्टिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आप समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, करेक्टिव जस्टिस क्या होता है, और रेसिप्रोकल जस्टिस क्या होता है। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल में, सिंपल से एग्जाम्पल में आपको समझा दिया। आगे देखते हैं अब अब हम देखेंगे रॉल्स के बारे में कि रॉल्स ने आखिर जस्टिस के बारे में क्या बोला है। तो
उससे देखने से पहले मैंने बताया था कि मैं 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये 2020 का क्वेश्चन है, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसका पिक लिया है और यहाँ पे मैंने ये दिया है। आप देखो 2A जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो 2A जो क्वेश्चन है वो है रॉल्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस पे ही बेस्ड है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो ये क्या है क्वेश्चन, मेक ए कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस विद द रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, है कि नहीं है। तो ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस में आप क्या लिखोगे, आप प्लेटो के बारे में लिखोगे कि प्लेटो ने क्या जस्टिस के बारे में दिया, जो अभी हमने डिस्कस किया। अरिस्टोटल के बारे में लिखोगे तो अरिस्टोटल ने क्या जस्टिस का दिया था, अभी हमने देखा। तो ये आप देख सकते हो कि ये लेक्चर का मोटो क्या है कि हम यहाँ पे डिस्कस भी करें क्वेश्चन को और अकॉर्डिंग टू यूपीएससी जो पैटर्न चेंज कर रही है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग अपने सिलेबस को, अपने कंटेंट को डिजाइन करें। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें कि हम लोग जो भी वीडियो प्रिपेयर करें आपको वो मिलता रहे। अब आप बताइए कि ये जो क्वेश्चन है ग्रीक पर्सपेक्टिव, तो आप प्लेटो के बारे में लिखिएगा और अरिस्टोटल के बारे में लिखिएगा। उसके बाद क्या है, इसने बोला है कि कंपैरेटिव असेसमेंट करना है, किससे, रॉल्स से करना है। तो रॉल्स के बारे में हम अभी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। और मैं बता दूं ये क्वेश्चंस जो होते हैं, जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं पार्टिकुलरली, वो रिपीट होते रहते हैं, भले ही उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया हो। तो देखते हैं कि रॉल्स ने क्या बोला जस्टिस के बारे में, कि जो कि मेन टॉपिक है हमारा ये रॉल्स को। तो रॉल्स को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रॉल्स ने जो प्रेरणा ली, जहाँ से उन्होंने जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए, वो लॉक थे, जॉन लॉक। और जॉन लॉक किस थ्योरी से वो अपनी जो थ्योरी डिजाइन करते हैं, तो वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। जो लोग पॉल साइंस में को नहीं जानते या इनिशियल स्टेज पर हैं, उन्हें मैं बता दूं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी हाइपोथेटिकल सोसाइटी की बात करती है, एक नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर की बात करती है कि शुरुआत में सोसाइटी नहीं थी, ना ही कोई गवर्नमेंट फॉर्म था, लोग फ्री थे कुछ भी करने के लिए, एक एनार्की था, है ना। स्टेट ऑफ नेचर था, लोग स्टेट ऑफ नेचर में जी रहे थे, उसको स्टेट ऑफ नेचर बोला गया। तो जॉन लॉक बोलते हैं कि लोग जो हैं वो इसेंशियली गुड थे और रेशनल बीइंग थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमेशा वो चीज़ें गुड नहीं रह सकती, है ना, एक दूसरे को पे कुछ डोमिनेट ना कर जाए, या फिर एक दूसरे के रिसोर्सेस को मतलब कि एक्वायर ना कर ले, या किसी में कोई ग्रीड ना आ जाए, इसकी आशंका थी लोगों में। लेकिन वो क्या थे, रेशनल बीइंग थे। रेशनल बीइंग में ये चीज़ सोच होती है कि आगे हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया कि एक सोसाइटी फॉर्म की, सोसाइटी यानी कि एक गवर्नमेंट फॉर्म किया, एक सॉवरेन, और अपनी जो राइट्स हैं वो एक सॉवरेन को दिया, एक सॉवरेन स्टेट को दिया, इसलिए उन्होंने स्टेट फॉर्म किया। तो आपने देखा कि आखिर स्टेट क्यों फॉर्म हुआ है, तो लोगों के द्वारा स्टेट फॉर्म किया गया है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक हाइपोथेटिकल ये चीज़ है। आप ये बोलोगे कि कहाँ, हमें तो नहीं दिखाई देता सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखना भी चाहते हो ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ हुआ, तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन को आप ले लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या लिखा है, वी द पीपल, और लास्ट में क्या लिखा है कि हम लोग अपने आप को ही समर्पित करते हैं, है ना। वी जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो लास्ट पैराग्राफ आप पढ़िए, वो जो प्रीएम्बल का लास्ट पैराग्राफ आप पढ़िए, तो ये क्या है कि हम लोग खुद को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सौंप रहे हैं, यही तो है प्रीएम्बल में। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी यही बात करता है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता है, नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है कि ऐसा समाज है, ऐसा मतलब कि सिचुएशन है, कंडीशन है कि जहाँ पे लोग फ्री हैं, कोई रूल नहीं है, लेकिन लोग क्या है, रेशनल बीइंग है। ये लोग कहते हैं कि लोग क्या है, रेशनल हैं, और वो रेशनल की वजह से वो क्या करेंगे, एक स्टेट फॉर्म करेंगे ताकि उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके। स्टेट का काम ये बोलेंगे कि इतना ही है कि लोगों के राइट्स प्रिजर्व हो सके, राइट ऑफ लाइफ, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये राइट को वो होल्ड करे स्टेट, ठीक है। अब इसी को बेस बनाएंगे रॉल्स क्या बोलेंगे, रॉल्स भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया ओरिजिनल पोजीशन। क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपना एक बेस बनाते हैं अपनी थ्योरी का, इसलिए इनको भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्टियन ही बोला जाता है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, मैं आगे की लेक्चर में ये डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, कि हाउ
शायद कुछ ऐसे फॉर्मुलेट था वो क्वेश्चन कि रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो कॉन्ट्रैक्टियन कैसे है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे है। तो आप यहाँ पे देख लो कैसे है, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात की जिसे हम ओरिजिनल पोजीशन बोलेंगे, और या फिर व्हील ऑफ इग्नोरेंस। उन्होंने बोला कि एक ऐसी कंडीशन की बात की कि वहाँ पे लोग क्या हैं, अनअवेयर हैं। दो एजम्पशन किया उन्होंने, दो एजम्पशन क्या है कि अनअवेयर हैं लोग अपने वांट्स, अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने स्किल को लेकर, अपनी एबिलिटी को लेकर, या फ्यूचर में क्या होगा उनके साथ इसके बारे में वो बिल्कुल इग्नोरेंट हैं। यानी कि वो क्या है, बिल्कुल इग्नोरेंट हैं इस सब चीज़ों के बारे में। तो जो बिल्कुल अज्ञान है, अज्ञानता है उनमें, अनभिज्ञ हैं इस बात को, इग्नोरेंट हैं इस बात को लेकर कि उनकी क्या एबिलिटी है, तो वो उनके दिमाग में क्या आएगा कि आगे चलकर क्या वर्स्ट कंडीशन के बारे में वो सोचेंगे, ठीक है, एक रेशनल बीइंग। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आदमी लेकिन रेशनल है और उनके पास एक सेंस ऑफ जस्टिस है। तो ये दो एजम्पशन है। तो ये दो एजम्पशन से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लोगों को, अब कोई भी एक रेशनल आदमी होगा तो वो सोचेगा सबसे अपने डिसएडवांटेजेस कंडीशन के बारे में सोचेगा, ठीक है, और एक ऐसा पार्टिकुलर कंडीशन के बारे में सोचेगा कि कल को वो मतलब कि डिसएडवांटेजेस हो जाए। तो जब ये अपने को उस कंडीशन में रख के सोचेंगे, ठीक है, एकदम वर्स्ट कंडीशन में रख के सोचेंगे कि कल ऐसा हो गया तो क्या होगा, तब जाके जब ये रेशनैलिटी उनमें है कि ऐसा हो, तो वो क्या करेंगे, एक जस्टिस को स्टैब्लिश करने की बात करेंगे, ठीक है, और वो क्या बोलेंगे कि कम से कम जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप है उसे एलोकेशन ऑफ प्राइमरी गुड्स तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। कि मतलब कि अगर आप खुद ही सोचो कि अगर आपने ये सोच के बैठे हो कि कल को कुछ भी हो जाए, तभी तो आप एक मतलब कि एकुमुलेशन करते हो, आप सैलरी के लिए जॉब करते हो कि, और एक बैंक में आप सेविंग करते हो कि कल कुछ ऐसा वर्स्ट कंडीशन आ जाए। उसी चीज़ की बात कर रहे हैं रॉल्स, और कोई चीज़ की बात नहीं। तो सिंपल मीनिंग में आप समझिए कि रॉल्स की जो मेथोडोलॉजी है वो किस मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, अपने आप को लीस्ट एडवांटेजेस पोजीशन में प्लेस करेंगे, और उससे वो क्या बोलेंगे कि कम से कम, है ना, प्राइमरी गुड्स का एलोकेशन तो होना ही चाहिए, और यही जस्टिस है। वो बोलेंगे कि कम से कम ये तो जस्टिस होना चाहिए कि प्राइमरी गुड्स लोगों को एलोकेशन हो। तो ये जस्टिस नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जस्टिस की ओर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो जॉन रॉल्स हैं वो 3 प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। ये मेथोडोलॉजी के बेस्ड है, ये जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी पर क्या बेस्ड हो गया कि ये 3 प्रिंसिपल बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल वो बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, ठीक है, यानी कि हर किसी को लिबर्टी क्या हो, इक्वली हो। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का लिबर्टी को छीन रहा हो या किसी पे डोमिनेट कर रहा हो, ठीक। दूसरा उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का मौका मिले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है बराबर का मौका मिले, ठीक है। और ये ज़्यादातर ये किसके लिए ज़्यादा है कि ऑफिसेस में, है ना, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो या फिर कोई भी प्राइवेट किसी भी ऑफिसेस को आप होल्ड करना चाहते हो, तो आपको क्या है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यही बात बोलता है। और तीसरी बात ये क्या बोलते हैं, द डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है। डिफरेंस प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रॉल्स ने क्या बोला कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है, और इक्वल ट्रीटमेंट की बात करेंगे वो। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस प्रिंसिपल में वो थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखाई देंगे अपने ही प्रिंसिपल से। वो बोलते हैं कि किसी को कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंशियली ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशियली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन पुट किया था, एक कंडीशन ये पुट किया था कि उस व्यक्ति की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल है, ठीक है, उससे एक लार्जर कम्युनिटी को, डिसएडवांटेजेस जो कम्युनिटी है उसको बेनिफिट मिल रहा हो, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट गुड्स हो रहा हो, और वो डिसएडवांटेजेस ग्रुप का यानी वीकर सेक्शन के लिए अगर वो कुछ ऐसा फायदेमंद
चीज़ वो कर रहा है वो ये, तो उसको एक हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि एक प्रिविलेज ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये मतलब कि आप ये नहीं लगता कि इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन जॉन रॉल्स ऐसा नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा है कि उसके स्किल से, उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट से अगर कुछ मतलब कि डिसएडवांटेजेस ग्रुप को अगर फ़ायदा पहुंच रहा हो, लार्जर नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप को फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो हम उसे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। और उन्होंने इस चीज़ को आर्ग्यू करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चेन कनेक्शन की बात की। चेन कनेक्शन बोलोगे आप क्या है? चेन कनेक्शन आप देखते हो, चेन में कितनी सारी लिंकेज होते हैं ना, तभी तो एक चेन बनता है। तो वो बोलते हैं कि जो चेन का जो वीकेस्ट पार्ट है, वीकेस्ट जो सेक्शन है चेन का, उसको भी हमें स्ट्रेंथन करना है। तभी ये जो सोसाइटी जो चेन है, ये जो लोगों से एक बन के मिलकर बना है, अगर लोग को एक लिंक माने और सोसाइटी की चेन माने, तो क्या होगा? ये जो वीक जो लिंक है उसे भी हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, तभी तो सोसाइटी स्ट्रेंथन होगी। ये रहा 3 प्रिंसिपल ऑफ जॉन रॉल्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में ये और मैं क्लियर करूँगा जॉन रॉल्स को, और उनके जो क्रिटिसिज्म है डिफरेंट स्कूल्स के द्वारा, डिफरेंट थॉट्स के द्वारा, उसे भी मैं क्लियर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification when we upload a video. Thank you so much.